वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है कि किसी सर्कुलर लूप को या रेक्टेंगुलर लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखें तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क ऑन अ सर्कुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर कॉइल, सिंपली कॉइल कह सकते हैं, टॉर्क ऑन अ कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम टॉर्क निकाल रहे हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल के ऊपर और जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट का एक तरीका क्या है कि एक ही मैग्नेट के आप दो पोल ले लें, ठीक है, और उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके अंदर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, जिसकी डायरेक्शन हमें ए बी सी डी के रेस्पेक्टिवली फ्लो करा दी है और हमने इस कॉइल को नाम दिया है ए बी सी डी। इसके बाद क्योंकि ये कॉइल है तो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल और लूप में क्या बेसिक डिफरेंस है कि अगर एक सिंगल टर्न है किसी कॉइल के अंदर तो वो लूप रिप्रेजेंट करेगा, और उसी लूप के अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, दैट इज कॉइल। बेसिक डिफरेंस कॉइल और लूप के अंदर। तो यहां पर जो है हमारी क्या है, कॉइल है। तो हम जानते हैं कि कॉइल है तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर डायग्राम में काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम मान रहे हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, सिर्फ हम मान रहे हैं अपनी तरफ से, यहां हम डायग्रामेटिकली नहीं दिखा रहे। इसकी ये सेंटर एक्सिस है, जैसे कि जो इसके सेंटर पार्ट से होके जा रही है, ये सेंटर एक्सिस है। जब इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो इसी के अबाउट ये रोटेशन करेगा, ये रोटेशन एक्सिस भी है। अब कैसे रोटेट करेगा पहले ये देखते हैं। ये जो हमने कॉइल कंसीडर करी है इसकी अपनी एक लेंथ है, जैसे ये वाली लेंथ से मिलके बनी है ये वाली वर्टिकल लेंथ, एक ये लेंथ है बी, ये सामने वाली आइडेंटिकल हो गई, ये बी हो गई। तो ऐसे समझो कि जैसे 4 वायर्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी, उनको हमने ज्वाइन कर दिया है और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम आइडियल साइन थीटा कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स experienced by a current carrying current conductor placed in uniform magnetic field वो हम पढ़ चुके हैं पहले। वो क्या है,
F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, एक फोर्स लगती है। उसी तरीके से उसी रेफरेंस को लेते हुए लूप की जो लेंथ ए बी है, फोर्स ऑन लेंथ ए बी पर लगने वाली फोर्स, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेस्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शो भी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो थंब हमारा इनवर्ट हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, इसको हमने मान लिया F1। इसी तरीके से ऊपर आपका जो वायर है लेंथ वाला, तो इसकी रेस्पेक्टिवली करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, तो ये आपका F2 हो गया। सिमिलरली ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड थंब आउटवर्ड आ गया, तो ये F3 हो गया। और नीचे इसके जैसे इसके अपोजिट हो गया ऐसे ही यहाँ पर हो गया, दैट इज F4। तो हमारे पास ये चार फोर्सेस हैं जो इस लूप पर काम कर रही हैं, या इंडिविजुअल वायर को समझ लें जिनसे ज्वाइन होकर बना उस पर काम कर रही हैं। तो उन्हीं को हम पहले निकाल लें, जैसे F1 पे हमने निकाल लिया, F1 इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। अब यहां पर थीटा अगर आप देखें ध्यान से, तो थीटा बी और एल के बीच में एंगल है, तो बी क्या है, बी की डायरेक्शन ये है और एल की डायरेक्शन ये है, तो थीटा 90 है, ये बी है ये एल है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। यहां पर जो F1 हो गया आई बी एल फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली सी डी पर फोर्स ऑन लेंथ सी डी, बस सी डी में क्या है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन एंगल उसी तरीके से आएगा, तो फोर्स कौन सी लग रही है F3, F3 इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और उसी के रेफरेंस में अगर हम देखें तो बी ये हो गया, एल लेंथ नीचे की तरफ कंसीडर कर ले तो ये 90 हो गया, आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो थीटा यहाँ पर 90 हो गया, तो F3 हो गया, F3 इज इक्वल टू आई बी एल। अब आते हैं BC पर लगने वाली फोर्स और AD पे लगने वाली फोर्स। तो BC और AD पे लगने वाली जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन BC आर्म, तो BC आर्म पे जो फोर्स लगेगी, अगर आप उसको देखें BC आर्म पे, तो आर्म की लेंथ जो है आपकी बेसिकली उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये करंट की डायरेक्शन, ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड है तो थंब अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F2 इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि ये 90 नहीं है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 नहीं है, दो वेक्टर इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर है, सॉरी ये आपका हाँ लेंथ वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है और इनके परपेंडिकुलर है, और ये इनके बीच में थीटा है, तो दैट इज कॉल्ड F2 इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। उसी तरीके से फोर्स ऑन डी ए, तो डी ए पर अगर आप देखेंगे तो लेंथ इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें भी एंगल का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम वर्टिकली चले जाएं तो मतलब उसके अपोजिट चले जाएं तो अपोजिट में F2 इज इक्वल टू आई बी एल, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। अगर हम रिवर्स में आ रहे हैं तो फिर भी जो है F2 नहीं है, सॉरी ये है F4, तो F4 जो है आई बी एल साइन थीटा, इक्वेशन फोर्स, क्योंकि B की L की जगह हमने यहां कंसीडर कर रखा है B, तो ये हो गया B, ठीक। तो इस तरीके से फोर्सेस आपकी काम कर रही हैं। अब इन फोर्सेस के बारे अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम फोर्सेस में, तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हो गया F4 आई बी बी साइन 180 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका F4
IBB sin थीटा। इक्वेशन 4, अगर आप ध्यान से देखिए तो मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है, करंट अमाउंट सेम है, और जो एंगल, अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से आपको दिखाई दे रहा है ये अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको जस्टिफाई करें तो जो फोर्स है, फोर्स F2 एंड F4 both identical in magnitude, but opposite in direction. That's why they cancel out to each other. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर को ऐसे खींचेंगे, ये नीचे की डाउनवर्ड खींचेगा और ये ऊपर खींचेगा। तो क्योंकि इक्वल है तो ना तो वायर इधर जाएगा, ना तो ये लूप इधर शिफ्ट करेगा, ना उधर शिफ्ट करेगा। तो बेसिकली ऐसे स्ट्रेचेबल रहेंगे, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें। अब आती है बात F1 और F3 पे। तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये फोर्स ऐसे काम कर रही है, कपल फोर्स की तरह काम कर रही है। और जो कपलिंग ऑफ फोर्स होती हैं, अगर वो अपोजिट काम कर रही है कपलिंग ऑफ फोर्स, तो वो रोटेशन दे देगी। तो इस लूप को वो, इस कॉइल को वो रोटेशन देगी, और रोटेशन जिस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रही है तो इनकी रोटेशन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे देगी, ठीक है। अब इन के रेस्पेक्टिवली ही टॉर्क ओरिएंट होगा या टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? टॉर्क सिंपल है, टॉर्क का एक्सप्रेशन हम जानते हैं। टॉर्क क्या कहता है कि टॉर्क कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी लूप का या किसी सिस्टम का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो वो रोटेशन तभी पॉसिबल है जब वो फोर्स जो है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर काम करती है। तो ये पूरा का पूरा प्लेन है, ये एक प्लेन है, और फोर्स जो लग रही है इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि कपलिंग फोर्स है। और कपलिंग फोर्स जब भी काम करती है तो उसमें हम दोनों की जो कपलिंग फोर्स है उनमें से एक का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स, अब चाहे F1 ले लें या F3 ले लें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके रोटेशन से टॉर्क इज इक्वल टू। तो अब अगर आप यहां पर देखें, अभी हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल मैग्नीट्यूड पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पहले इसको समझते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा। तो उसको वैसे समझने का तरीका ये है, ये उसकी लेंथ है b, और ये जो फोर्स लग रही है कुछ ऐसे लग रही है, इस तरीके से। ये मानिए ऐसे फोर्स, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक। और ये इसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, इस तरीके से जो प्लेन डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर हम, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं b cos थीटा में, और ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा दैट इज b sin थीटा। तो इस तरीके से ये वाली b cos थीटा कंपोनेंट जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है? ये प्लेन है, प्लेन पे जो टॉर्क लग रहा है, ये लग रहा है टॉर्क, ये तो यही डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो f क्रॉस b sin थीटा, ये इक्वेशन आपने मान ली 5th। और क्योंकि f की वैल्यू f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू IBL, क्योंकि ये मैक्सिमम है, थीटा यहाँ पर 90 काम कर रहा है, तो ये इस तरीके से IBL है। तो यहां पर हमारे पास टॉर्क आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू IBL b sin थीटा। क्योंकि एक लूप नहीं, मतलब लूप नहीं, ये कॉइल है, कॉइल हैव n नंबर
ऑफ टर्न्स। तो जब n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी एल क्रॉस बी साइन थीटा। ये जो एल क्रॉस बी है, इस एल क्रॉस बी को हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा था यहाँ पे, ये कॉस थीटा कंपोनेंट था, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। कॉस थीटा ही वहां से कंसिडर किया, दिस इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये अगर मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो टॉर्क को मैं वेक्टर लगाऊंगा यहाँ पर और मैं कुछ ऐसा लिखूंगा एन आई ए बी कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन देनी तो एन कैप। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी फिलहाल जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमने ओरिएंटेशन दिया है इसका लेंथ वेक्टर, ये वाला बी के बीच का एंगल है ये थीटा। अब देखिए ये थीटा हमें पता है ये, और क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन फॉर्म हो रहा है तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो ये होगा इसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही हम यहां पर जब इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो ये हो गया। हम मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिस्पेक्टिवली जो एरियल वेक्टर है उसका एंगल अल्फा है। फिलहाल यहां देते हैं बी कॉस थीटा, ठीक। तो यानी कि जो थीटा था वो किसके बीच में था? वो थीटा जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ वेक्टर के बीच में, ये वाला इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेकिन जब भी हम एंगल टॉर्क के लिए रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम जो एंगल कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, प्लेन है, ठीक है। फॉर्मूला ये भी करेक्ट है, लेकिन है क्या कि यहां हमें एन कैप अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। एन कैप क्या है? एन कैप उस एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस एरियल प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है। और क्योंकि उस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर प्लेन को अब आगे हम चल के क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, यहां पर ऊपर रफ करके लिख देते हैं। इसमें थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, कई बार पता नहीं चलता कि cos थीटा को हम sin थीटा में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी। तो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, अभी फिलहाल ये वेक्टर लिखा हुआ है, अगर हमें इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा है तो हम लिखेंगे, और क्यों कर रहे हैं साइन में, उसके पीछे एक बेसिक सा रीजन ये है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यानी जो एन कैप है वो प्लेन के जो परपेंडिकुलर है। अब आप समझे कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो इससे एक प्लेन फॉर्म हो रहा है। जो तीसरा वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा। तो वही चीज हम समझना चाह रहे हैं कि यहां पर जो ए क्रॉस बी जो प्लेन बना है इसके परपेंडिकुलर इसकी एरियल वेक्टर की डायरेक्शन है, और उस एरियल वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंगल है वो हमें समझना है। तो एन आई ए एन कैप, इसको इन्वॉल्व कर लिया, हमने वेक्टर बना दिया इसको, बी कॉस थीटा। ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इस टर्म को हम कहते हैं आई ए इक्वल टू, अब हम यहां पर कैप हटा रहे हैं, यहां पर इसको हटा देते हैं यहां से, क्योंकि अब हम इसको सिंपल साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। तो आई ए जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही है जो टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। और
इस पूरे के एरियल वेक्टर की परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सिमिलरली टॉर्क की भी इसी तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर, बी और इस एरियल वेक्टर के बीच से जो प्लेन फॉर्म हो रहा होगा उसके परपेंडिकुलर। तो जब हम बी की बात करें, बी और ये प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला, और इसके तीसरा जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो इसके रेस्पेक्टिवली करेगा। तो इसीलिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, साइन की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें नॉर्मल के साथ एंगल पता करना है। तो अगर हम थीटा को चेंज करना चाहते हैं तो थीटा कैसे चेंज होगा, थीटा इक्वल टू होगा, अगर हम ध्यान से देखें वहां पर थीटा प्लस अल्फा है 90 डिग्री। गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये प्लेन के साथ एंगल नहीं है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी के साथ एंगल है, और हमें चाहिए एरियल वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके साथ एंगल। तो दैट इज अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू जब हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टॉर्क इक्वल टू आएगा एन आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एन, क्योंकि आई ए को हमने मैग्नेटिक डाइपोल में लिख दिया, बी साइन, क्योंकि यहां पर अल्फा है तो अल्फा हमने ले लिया साइन अल्फा, तो दैट इज साइन अल्फा। अब अगर हम यहां इसमें वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एन एम क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और अब यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन अगर हम कहें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to the plane formed by m cross b। जो m b प्लेन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर। तो कैसा होगा, तो कैसे आएगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आएगी ये वाली, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगी टॉर्क की डायरेक्शन। कैसे आएगी, देखिए जो m है, m अगर आप देखें तो m क्या है, आई ए की डायरेक्शन क्या है, जो a की डायरेक्शन है वही m की डायरेक्शन है। a की डायरेक्शन क्या है, a का परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा, प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर एरियल डायरेक्शन। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो टॉर्क कहां होगा, टॉर्क अपवर्ड, टॉर्क अपवर्ड काम करेगा, तो इसीलिए अपवर्ड टॉर्क की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, सॉरी ये इस तरीके से रिवर्स रोटेशन कर रहा है, क्योंकि ये टॉर्क ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इसका टॉर्क इधर नहीं होगा, इसका टॉर्क जो काम कर रहा होगा डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, रोटेशन जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए रोटेशन के अकॉर्डिंग इस रोटेशन के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। दिस इज मोशन क्लॉकवाइज के केस में। लेकिन अगर ये लूप जो है ऐसे घूम जाए, ठीक, तो अगर इसकी डायरेक्शन, इस लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके स्पेशल केस अगर डिस्कस करने हैं तो सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम पहले तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये ना तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है, बस एंगल मेजरमेंट कैसे किया है, ये एंगल हमने मेजरमेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्लेंथ का, लेकिन ये वाला जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरियल वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ के एंगल की फॉर्मेशन। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केस पर। तो स्पेशल केस क्या कहते हैं कि स्पेशल केस में सिंपल है, स्पेशल केस कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो वो कह रहा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब देखिए थीटा 90 डिग्री अब समझना किसके बीच में है, इसके एरियल वेक्टर ये है, बी ये है, इनके बीच में 90 है।
तो यानी कि प्लेन आपका ऐसा रखा हुआ है और ये ऐसे, तो प्लेन इसके पैरेलल रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो जब आप इस तरीके से रखिए और फोर्स इस पे कैसी लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी, ऐसे, तो उस कंडीशन के अंदर टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम, तो वो होगा NIA, IA को हम कह सकते हैं, तो वो उसी तरीके से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में सेकंड केस में अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 कब होगा, ये प्लेन ऐसे घूम गया और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और 90 इस केस पे ये एरियल वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 हो गया। अब फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स कैसे लगनी है उसके हिसाब से, ये प्लेन ऐसे है, तो इस केस के अंदर इस पे टॉर्क जो है, टॉर्क मिनिमम होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, तो इस केस में रोटेशन नहीं होगा, ठीक। तीसरी चीज, चाहे आप इसको रिवर्स करके रख दीजिए, जैसे कि करंट की डायरेक्शन पलट देते हैं, मान लीजिए जैसे ये वाला है, तो इसको इधर रख देते हैं, CD को इधर आ जाएगा और A भी उधर चला जाएगा, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, उस केस के अंदर भी यही होगा, टॉर्क मिनिमम होगा 0, यानी कि कोई रोटेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और इसी एप्लीकेशन को हम यूज करते हुए आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से करंट डिटेक्ट होती है, किस तरीके से कॉइल का रोटेशन होता है, उसी के अंदर डिस्कस करेंगे, और कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ गया हो, क्लियर कंसेप्ट हो गया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।